There are three pillars in the Middle East. The biggest problem with this topic is over information. Broad understanding रखो and contemporary context को लेके aware रहो. That is more important. ये dynamic समझना very very important point is coming. For your examination point of view, history is of no importance. या फिर I would say कि just broader understanding. Let's start India's relationship with Middle East or West Asia, है ना? Before starting, let me ask one question to you. कितने लोगों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट से मीनिंग ऐसा लगता है कि सुना सुना है, बट अगर क्वेश्चन इस पे आया तो हम लिख नहीं पाएंगे. How many of you feel that yes, this topic is difficult? We are aware about the basic thing कि कुछ चल रहा है इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, ईरान के साथ, है ना? बट स्टिल ऐसा लगता है कि हाँ कंफ्यूजिंग है ना? पहले ना मैं मेरे को अपनी प्रिपरेशन में इस टॉपिक से बड़ी दिक्कत होती थी, है ना? आई यूज्ड टू फेस द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन विद दिस टॉपिक एंड आई रियलाइज्ड व्हाई. पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि व्हाई वी ऑल फील दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, है ना? आई बिलीव द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक इज ओवर इंफॉर्मेशन. ओवर इंफॉर्मेशन because western media या फिर international media focus too much on this regional conflict, है ना? अभी जब ईरान का इजराइल का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वीडियोस भी बहुत आएंगे उस पे. ओवरऑल टॉप टू बॉटम सारा वीडियो मैं बोलूंगा, सारा सिस्टम, मीडिया सिस्टम फोकस टू मच ऑन दिस, है ना? इस ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि the level of answer which we write in USA, in UPSC, not USA, is very simple. The basic information provide करते हैं, कोई बहुत high level diplomatic information आप provide नहीं करते, है ना? बहुत high level information we are not providing in the examination. You need to understand at what level we are playing, है ना? हमें जितना information है, हमें जितना idea है, वो बहुत basic है. If we compare it to the somebody who is 30-year diplomat, 30 साल से वो डिप्लोमेसी में है, तो we know nothing in contrast to them, and we are not supposed to know this much thing as well. We are writing very basic level of information in the examination. ठीक है? तो मैंने क्या देखा है, this topic is difficult because there are too much information around this topic, and when there are too much information, तो हमें क्या लगता है, हमें सब याद करना है, isn't it? We feel that we need to memorize each and everything. Now you need to go and look up to the PYQs. PYQ यहां पे भी कवर करेंगे. फ्रांस और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई PYQ नहीं आया है, इसलिए यहां कोई PYQ नहीं था, बट इजराइल से रिलेटेड आया तो हम कवर करेंगे. ईरान से रिलेटेड आया, दैट वी आर गोइंग टू कवर, है ना? मेरे को ये बात काफी लेट समझ में आई थी अपनी प्रिपरेशन में कि ये ऑस्लो अकॉर्ड, अब्राहिम अकॉर्ड, है ना? उसके बाद इंटिफाडा, ये सब पढ़ते हो ना आप, योम किप्पुर वॉर, ठीक है, इजराइल 6 डे वॉर, ये सबने सुना होगा कहीं ना कहीं. कोई करंट अफेयर की मैगजीन उठा लो, सब में दिया हुआ है. अब मुझे ये बता दो आप, पिछले 10 साल में मेरे मेंस अटेम्प्ट और आपके भी, कब यूपीएससी ने कहीं पे ये पूछ लिया, है ना? कहां पूछा है यूपीएससी ने? नहीं पूछा ना, isn't it? नेवर दे हैव आस्क्ड दिस. प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा, मेंस में भी अगर कुछ पूछ रहे हैं तो कंटेम्पररी पूछ रहे हैं, है ना? अरे नहीं पूछा, प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा, चेक करो आप. नो सिंगल क्वेश्चन. If they are asking question, then they are asking question on the contemporary section. तो मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक का? देखिए, इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दे दूंगा, एनालिसिस भी मैं आपको दे दूंगा. मेरे लिए मोर इंपॉर्टेंट क्या है, वो आप एब्जॉर्ब कर पाओ, तभी लिख के आ पाओगे यार. वरना तो ये जो मजा आ रहा है लेक्चर में, बस मजा बन के रह जाएगा. आंसर लिख के आना है, नंबर लेके आने हैं. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस टॉपिक, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. The history of this topic you need not to memorize. I'll tell you. नहीं बताऊंगा तो आप बोलोगे बताया नहीं. I'll tell you the history of the topic. है ना? कि योम किप्पुर वॉर में क्या चल रहा था, है ना? फिर ऑस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ, इंटिफाडा 1 में क्या हुआ, इंटिफाडा 2 में क्या हुआ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कब बनी, ठीक है ना? आई विल एक्सप्लेन यू, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस. या फिर आई वुड से कि जस्ट ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग.
कि अच्छा ऑस्लो अकॉर्ड इस चीज से रिलेटेड था, आएगा तो एट मैक्स मैं आपको बोल रहा हूं प्रीलिम्स में एक वन लाइनर आएगा कि ऑस्लो अकॉर्ड किस चीज से रिलेटेड था, इब्राहिम अकॉर्ड किस चीज से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो अरे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नहीं पूछा यूपीएससी ने कभी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना अमन, कि जब क्वेश्चन ही नहीं आया तो व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखो एंड कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट को लेके अवेयर रहो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हिस्ट्री एज वेल, बट वेन एवर यू विल कंसोलिडेट दिस टॉपिक ऑन योर सेल्फ, प्लीज जस्ट रीड द हिस्ट्री फ्रॉम बर्ड आई व्यू, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं मिडिल ईस्ट। पहले थोड़ा सा मैप आप देख लो। देखिए देयर आर 3 पिलर्स इन द मिडिल ईस्ट। इस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रक्चर में करके चलूंगा, अदरवाइज यू माइट फील कि डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, तभी चीजें याद रहने वाली हैं आपको। देयर आर 3 पिलर्स इन इंडियाज मिडिल ईस्ट। वन इज गल्फ, ठीक है ना, गल्फ इज लाइक सऊदी अरेबिया, है ना, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ठीक है, गल्फ कंट्रीज हैं, विच इज सुन्नी डोमिनेटेड, ठीक है, सुन्नी एंड शिया, 2 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम विच यू आर अवेयर अबाउट, है ना। गल्फ कंट्रीज विच आर डोमिनेटेड बाय सुन्नी पॉपुलेशन, दिस इज द फर्स्ट पिलर। आप पिलर याद रखो, है ना, उसके बाद धीरे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती जाएगी। सेकंड पिलर है आपका ईरान, शिया डोमिनेटेड, ठीक है, सेकंड पिलर याद रखोगे ईरान। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर या फिर प्लेयर है इजराइल, ठीक है। तो पूरा मिडिल ईस्ट के जो रिलेशनशिप्स हम पढ़ने वाले हैं, है ना, इन 3 पिलर में हम उसे पढ़ेंगे, इजराइल, गल्फ, ईरान, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये मैप यू आर अवेयर अबाउट, है ना, इन ये अरब स्टेट्स में आते हैं इनिशियली, है ना, और आई थिंक ये बेसिक तो आपको पता होगा, मैं आगे बढ़ता हूं सीधा, ठीक है। ये एक मैप डाल रखा है बस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया मिडिल ईस्ट से होके यूरोप तक जाएगा वो कॉरिडोर, है ना, जस्ट मैप का एक्सरसाइज था। अब देखते हैं, तो देर आर 3 पिलर्स, इजराइल, गल्फ स्टेट एंड ईरान, है ना। एक बार ब्रॉडर तरीके से इसको समझ के देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में है, एक एक पिलर को कवर करते जाते हैं। पहले इजराइल की बात करते हैं। आप मेरे से ब्रॉडर कहानी सुन लो, फिर आप लिख पाओगे आंसर, है ना। इजराइल, इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, ठीक है। ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट सिंपल सा ये है, देयर आर अरब मुस्लिम्स which you known by the name of Palestinian, they want independent state within the Israel. That is a simple problem, and they are having a consistent militant conflict with Israel. Israel Palestine issue, simple conflict है, ठीक है। Like if you want to compare, है ना, somewhere काफी लोग कंपेयर करते हैं, अगेन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट अगेन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग विद मैच्योरिटी, कि the kind of conflict which India is having in Jammu Kashmir, है ना, the similar kind of conflict Israel is facing within their own country with respect to Palestine. Again, कुछ ये बोल सकते हैं कि उनकी मूवमेंट जस्टिफाइड है, कोई बोल सकता है मूवमेंट जस्टिफाइड नहीं है, इट डिपेंड अपॉन ऑन विच साइड यू लाई, है ना, ठीक है। बट द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इज इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। अब इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, ये जो लैंड है जहां पे इजराइल पैलेस्टीन है ना, हिस्टोरिकली इट वाज ऑक्यूपाइड बाय 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, 3 कैटेगरी ऑफ पीपल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको सिंपल कॉन्फ्लिक्ट। वन इज ज्यूज, सेकंड इज क्रिश्चियंस एंड थर्ड इज अरब मुस्लिम्स, ठीक है। ये अरब मुस्लिम वांट पैलेस्टीन फॉर देमसेल्फ, एंड ज्यूज एंड क्रिश्चियन आर वेरी मच इंक्लाइंड विद ईच अदर, है ना। इवन क्रिश्चियन, इफ आई से headed by US, they are consistently supporting one state, that is Israel within this region, है ना। एक्चुअली बिगेस्ट रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट यही है, यूएस यूनिलेटरल एंड सिंगल हैंडेड सपोर्ट
टू द इजराइल, है ना। तो अब व्हाट हैपेंड इफ यू टॉक अबाउट द इजराइल, these three category of people were living in that region, and after the World War II, after the World War I, Ottoman Empire collapsed. जब Ottoman Empire collapsed हुआ तो जो ज्यूज की स्टैंडिंग थी यहां पे वो थोड़ी स्ट्रांग हुई, है ना। Ottoman Empire means Arab Muslim were controlling things, but Ottoman Empire collapsed and this whole region came under the control of Britain. सिंपल कहानी समझना बिल्कुल. When this whole region come under the control of Britain, the migration of Jews further started within this territory. And after World War II, you understand this thing very well, that the whole world sympathy was in favor of Jewish after World War II because of the incident of Holocaust, and the cruelty conducted in the Germany against the Jews. So everyone was supporting Jews, है ना. तो many countries favored Jew state Israel within this region, ठीक है ना. And further Israel conflict started with Arab world. भाई क्रिश्चियन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, है ना. जो अरब मुस्लिम्स हैं इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट आया, एंड दीज अरब मुस्लिम्स आर सपोर्टेड बाय अरब कंट्रीज, इजंट इट. ये बोलेंगे यार ये तो हमारा रीजन है एंड विद इन आवर रीजन, है ना, हमारे लिए कोई नेशन स्टेट नहीं है ना. तो अरब कंट्रीज लाइक, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इजिप्ट, है ना, सिनाई पेनिनसुला के साथ बॉर्डर है. तो देवर इजराइल एंड अरब कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हुआ इन लेट 1950s, है ना. एंड इन द 1967, जो आप पॉपुलर सुनते हो, इन 1967 6-day वॉर हुआ. इन दिस 6-day वॉर Israel have captured some of the territory of this Arab world, including Gaza Strip, जो आप न्यूज में सुनते होंगे. अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना. तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा. अब मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं करूंगा, मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट सेट करने आया हूं कि ये जो इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये चलता रहेगा बहुत सालों तक. इसके बाद योम किप्पुर वॉर होगा, कभी ये अटैक करेंगे उस पर, कभी वो अटैक करेंगे इस पे, है ना. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कीप ऑन लिंगरिंग ऑन, कुछ ना कुछ चलता रहेगा. फिर कोई पीस का अकॉर्ड फाइनल हो जाएगा, जैसे ऑस्लो अकॉर्ड्स था, बट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. द पोजीशन इज सेम. पोजीशन सेम क्या है? इजराइल डू नॉट एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन स्टैंड, एंड पैलेस्टीन authorities has now become aggressive and they keep on attacking over the Israeli authorities. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट था. इसके अलावा भी आप कुछ मत समझो, है ना. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल इंक्लूड करेंगे उसी से टॉपिक कॉम्प्लिकेट होता है कि ऑस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मैं बाद में बताऊंगा, है ना. अभी इतना समझते हैं कि यार इजराइल का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पैलेस्टाइन के साथ मेन कॉन्फ्लिक्ट है. एंड इसमें एक दो चीजें और समझो. एक्सटर्नल प्लेयर्स, इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स का क्या क्या रोल है. एक्सटर्नल प्लेयर एक तो रीजनल प्लेयर्स हैं. रीजनल प्लेयर्स लाइक ईरान एंड गल्फ, हमने बोला था 3 पिलर है ना. अब ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, एंड टू एन एक्सटेंट ईरान एंड गल्फ, है ना, दे आर टुगेदर इन फाइट अगेंस्ट इजराइल. समझना कैसे 3-legged कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहां पे, है ना, कि एक तरफ इजराइल पैलेस्टीन है साथ में, मतलब इनका कॉन्फ्लिक्ट है. इन पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल, है ना, ईरान एंड गल्फ की शिया सुन्नी. हम अपना कॉन्फ्लिक्ट बाद में देखेंगे, बट वी नीड टू प्रोवाइड अ जॉइंट स्टैंड अगेंस्ट द इजराइल. ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है. क्या शिया सुन्नी तो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, बट यहां तो ज्यूज और इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट है, तो दे आर टुगेदर. बट अब ये जो टुगेदरनेस है इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा. अभी आप यहां तक समझो, ठीक है. देन और एक्सटर्नल प्लेयर की बात करते हैं. सेकेंड एक्सटर्नल प्लेयर क्या हो सकते हैं? जो बियॉन्ड रीजन है, मतलब ये तो रीजनल प्लेयर होगा ना एक्सटर्नल, ईरान एंड गल्फ. बियॉन्ड रीजन की बात करते हैं, यूएस,
सबसे बड़ा तो यूएस है ना। यूएस हैज यूनिलैटरल सपोर्ट टू इजराइल, है ना। कैन यू गेस व्हाई? मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं इसका। जेरूसलेम, जेरूसलेम which is on the eastern side of Israel, which is known as West Bank. Jerusalem is considered a place for birth of these three religion, है ना, Islam, Christianity and Jews. And Jews and Christian are very much inclined in terms of their religious and civilizational thinking. Now in the US, अभी मैं आपको एक और अच्छा एंगल बताता हूं. In the US there are lot of Jews voter, and even there are lot of Christians, especially Orthodox Christian. ध्यान से सुनना ये point. Especially Orthodox Christian, they are very sympathetic to the cause of Jews. Orthodox वाले, है ना, who have religious mentality. ठीक है, तो अब because there is a strong voter base within the US भी तो डेमोक्रेसी है ना. There is a strong voter base within the US with respect to Israel issue. तो you will see this thing कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्टोरल कैंपेन करते हैं, भाई आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ना कि जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएस में, द डोनाल्ड ट्रंप हु इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, है ना, दे सपोर्ट इजराइल यूनिलैटरली. व्हाई दे सपोर्ट इजराइल यूनिलैटरली? ऑफ कोर्स उसका कुछ इंटरनेशनल एंगल भी होगा, सिक्योरिटी एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ देयर ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ये सब एंगल है. बट उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इजंट इट? समझ में आ रहा है आपको कि इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए इज गाइडिंग देयर पॉलिसी टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट. ठीक है ना. तो यहां पे यूएस यूनिलेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका एक एग्जांपल देता हूं, है ना. ड्यूरिंग द फर्स्ट रिजीम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज द सेकंड टाइम ही इज बिकमिंग प्रेसिडेंट. ड्यूरिंग द फर्स्ट रिजीम यूएस रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलेम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल. दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट कि एक टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में है, एंड यूएस इज ट्राइंग टू मीडिएट. भाई यूएस अपने आप को मीडिएटर प्रोजेक्ट करता है, एंड मीडिएटर ही जेरूसलेम को इजराइल की कैपिटल बोल दे रहा है. इट मींस यू आर नॉट मीडिएटर, क्लियरली यू आर अलाइंड टू द इजराइल. ठीक है, बात समझ में आई? दिस इज वेयर इंडिया कम्स इन पिक्चर, है ना. दिस इज वेयर इंडिया कम्स इन पिक्चर. इंडिया का क्या रोल है? ठीक है, इंडिया का रोल समझते हैं. इंडिया की भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गाइडिंग आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स इजराइल पैलेस्टाइन इशू. एक बार कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज सिंपैथेटिक टू द पैलेस्टीनियन कॉज. क्यों? बिकॉज इंडिया हैज अ डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन, एंड द मुस्लिम पॉपुलेशन इज अलाइंड इंडियाज डोमेस्टिक, क्योंकि समहाउ हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, है ना, द मुस्लिम पॉपुलेशन इज यूनाइटेड. तो डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन इज सिंपैथाइजर टू द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन. तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू सिंपैथाइज विद द पैलेस्टीनियन कॉज. दैट्स व्हाई इंडिया डू नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद द इजराइल इन द बिगिनिंग एरा. द डिप्लोमेटिक टाइज विद द इजराइल वर एस्टैब्लिश्ड इन 1992, एंड इंडिया वाज सपोर्टिंग टू स्टेट सॉल्यूशन. इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करता है स्टार्टिंग से, है ना. तो अब नाउ अगर हम देखेंगे इन दी पास्ट 15 years, India has strengthened its ties with Israel because Israel is a rising power. चाहे टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हो, डिफेंस कोलैबोरेशन हो. टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस दो ही एरिया है मेजरली जहां पे हम इजराइल के साथ क्लोज पार्टनर बने हैं. तो ऑल्दो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद इजराइल, वी हैव नॉट लेफ्ट द पैलेस्टीनियन कॉज. दिस इज द टाइट रोप विच इंडिया इज वॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट. यहां तक कहानी समझ में आई? रोल ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर. आगे बढ़ सकता हूं? यहां तक की कहानी समझ में आई, है ना. अभी आगे की मत पूछना, अभी बचा है ये इशू पूरा. ठीक है, तो ये सिचुएशन है पहले पिलर की, इजराइल एंड पैलेस्टीनियन कॉज की. लेट मी क्लीन दिस, उसके बाद हम अगली कहानी समझते हैं. अब देखो, इजराइल आपको समझ में आया ब्रॉडर लेवल पे. अब एक बार ईरान की कहानी समझते हैं. भाई ईरान में क्या चल रहा है, ईरान को क्या दिक्कत है? ठीक है, ईरान की समझ गए तो गल्फ स्टेट की अपने आप समझ जाओगे. ईरान की क्या कहानी है?
Iran story emerged from Iranian Revolution of 1978 and 79. ईरान में जो एक मुस्लिम रिवॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस वाज प्रेजेंट इन द ईरान एंड यूएस वाज थ्रोन, इट वाज डिफीटेड। मूवी भी बनी थी इस पे, शायद आपको याद हो, है ना, एक मूवी बनी थी, उसको ऑस्कर मिला था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, ऑन दिस पार्ट ओनली, मूवी देखी हुई है मैंने, ऑस्कर भी मिला था उसे। तो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट, नॉट अ मिलिटेंट वन बट अ इस्लामिक स्टेट, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ ईरान, है ना, एंड दे आर डोमिनेटेड बाय शिया। ठीक है, तो अब देखो, बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड देयर हिस्ट्री, they were in consistent conflict with US, isn't it? When after 9/11 incident, US started its global war on terrorism. When US started global war on terrorism, that terrorism was largely against Islamist fundamental, isn't it? And अब Islamist fundamental were defeated by USA everywhere. Al Qaeda को defeat किया, ISIS को defeat किया, है ना? कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको मूवी का नाम देख के। अब अलकायदा को डिफीट किया, आईसिस को डिफीट किया। डिफीट करने के बाद व्हाट यूएस रियलाइज्ड, इट इज ओनली ईरान हु इज नाउ रिप्रेजेंटिंग इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म बिकॉज ऑफ ईरान्स अग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स यूएसए, है ना। ईरान रिफ्यूज टू बज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्गो, बिल्कुल आर्गो नाम था, द जो गल्फ स्टेट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू माइट से कि यार ये जो गल्फ स्टेट्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, दे आर आल्सो इस्लामिक, बट दे आर नॉट लाइक aggressive towards USA. Iran is a civilizational state. Iran represent that Islamic ideology, है ना। एंड सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, है ना, they have an authoritarian government, they have majority Muslim population, but they are relatively modern state, and they are building close ties with the USA. They listen to the USA, simple सी बात ये है। They support USA in their regional policies as well, because they don't want to antagonize USA, सिंपल सा फंडा ये है। अब आप समझ रहे हो, अब ये एंगल आप समझना कि because Gulf state on the one hand want to counter Iran, they support US, ये डायनामिक समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग। ऑन द वन हैंड गल्फ स्टेट वांट टू काउंटर ईरान, दैट्स व्हाई दे सपोर्ट यूएस, बट ऑन द अदर हैंड गल्फ स्टेट वांट टू फाइट इजराइल, भाई बिकॉज गल्फ स्टेट एंड ईरान दे आर टुगेदर विद पैलेस्टाइन, दैट इज व्हाई दे रेजिस्ट यूएस टू मच इंटरवेंशन इन द रीजन। तो अगेन गल्फ स्टेट इज प्लेइंग द बैलेंसर रोल हेयर। समझ में आ रहा है ये बात आपको, है ना। जो गल्फ स्टेट है, दे आर प्लेइंग बैलेंसिंग रोल हेयर, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। एक दो पॉइंट और समझो ईरान के बारे में। ईरान रिसेंटली मीन्स इन लास्ट 1 decade there are allegations that Iran has acquired nuclear weapon, है ना। समवेयर ऐसा बोला जाता है कि फ्रॉम इवन 1980s ऑनवर्ड ईरान स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि ईरान को भी रियलाइज हो गया था दैट इन द रीजन इजराइल हैव अ न्यूक्लियर वेपन बिकॉज दे हैव सपोर्ट ऑफ द यूएस, है ना। तो ईरान नीड टू हैव इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। समझ में आ रहा है ईरान की सिचुएशन क्या है। दे वांटेड टू, यार उन्हें अपने हिसाब से रहना है, उन्हें अपनी थिंकिंग को प्रिजर्व रखना है ना। देयर शुड बी सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट। इन माई ओपिनियन दिस इज द, अगर मुझसे सिंपल लैंग्वेज में पूछोगे, ये सब यूएस का फैलाया हुआ रहता है ना। ईरान शुड हैव द सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट, ठीक है। अब आप उसको परेशान करोगे तो वो अग्रेसिव हो गई, बट एवरी कंट्री शुड हैव द सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ईरान एक्वायर्ड न्यूक्लियर पावर, है ना, एंड टू लिमिट, दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं कि ओबामा वाज अ विजनरी लीडर, है ना। इतना डिफिकल्ट रिलेशनशिप था यूएस का विद ऑल दीज कंट्री, ये जो बैलेंसिंग है, जो डायनेमिक्स है, इट वाज ओबामा in 2015 who signed JCPOA, a nuclear agreement with Iran. JCPOA साइन किया ओबामा ने ईरान के साथ,
है ना, क्या था JCPO में, दैट यस इट विल लिमिट ईरान्स न्यूक्लियर पावर एम्बिशन in exchange of removal of sanction which US and Western country was putting upon Iran. ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में एंड यूनिलेटरली JCPO को कैंसिल कर दिया गया. अंडरस्टूड. एंड इंस्टेड ऑफ दैट ही गेव द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर. अगर आपने सुनी हो कभी, मैक्सिमम प्रेशर वी आर गोइंग टू इंपोज ओवर द ईरान. समझ में आ रहा है ना. एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ईरान ने क्या बोला, मैक्सिमम रिस्ट्रेन, कि हम भी दबने नहीं वाले हैं. समझ में आया. तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे वॉर चल रहा है. एंड एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में जेरूसलेम को कैपिटल बोल दिया इजराइल की. इजंट इट. तो दिस हैज फर्दर एंटेगनाइज्ड द ईरान. अब ईरान की जो इंटरनल लीडरशिप है ना, उसकी ऐसा बोलते हैं कि अंडरग्राउंड किलिंग चल रही है विद द सपोर्ट ऑफ यूएस से, है ना. अब देखो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट और कैसे प्रॉब्लमेटिक होगा. अब अगर आप यार किसी एक स्टेट को इतना परेशान कर दोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि दे माइट सीक प्रॉक्सी वॉर विद यू. यूएसए इज अ डोमिनेंट पावर. आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी टेररिज्म क्यों करता है? पाकिस्तान इंडिया हमेशा एक ये फंडामेंटल रूल आपको नजर में आएगा, है ना, कि द पावर विच हैज लेस मिलिट्री पोटेंशियल, they know that in the direct military conflict they cannot win with USA, है ना. तो उनके फेवर में क्या है, प्रॉक्सी वॉर, है ना. तो जो एंटी यूएस ग्रुप हैं, जो एंटी इजराइल ग्रुप हैं विद इन दिस रीजन, दे आर एलिजिडली नाउ सपोर्टेड बाय ईरान. कैन यू नेम फ्यू ऑफ these group? Let me see if you are following my story. Can you name few of these groups, proxy groups, which are allegedly supported by Iran against Houthi rebels? Thank you. और बताओ. हमास. एक और नाम बता दो बस, मेरा काम हो गया. हिजबुल्लाह. थैंक यू वेरी मच. ठीक है. तो ईरान is allegedly supporting all these group. हिजबुल्लाह है, हमास है, हाउती है. हाउती यमन में है, ठीक है ना. उसके बाद हमास गाजा स्ट्रिप एंड हिजबुल्लाह लेबनान में. तो these groups are supported by Iran now, and they are now fighting with whom? Consistently you hear this thing in news. किससे लड़ रहे हैं ये? अरे जिबूती तो पोर्ट का नाम है ना. They are fighting with Israel, isn't it? समझ में आ रहा है आपको? कहानी पूरी हुई, घूम के वापस आ गए इजराइल पे. ठीक है, कहानी पूरी हुई यहां पे. तो अब समझते हैं यहां पे इंडिया. अगेन ईरान में इंडिया का एंगल ले आते हैं, इजराइल में लाते हैं हम इंडिया का एंगल. अब यहां पे क्योंकि हमें तो भाई यूपीएससी देना है, हमें कोई ईरानियन पब्लिक सर्विस का एग्जाम तो देना नहीं है. ठीक है. तो देखिए अगेन ये जो स्टोरी है, चाहे हाउती रेबल्स हो या फिर हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनको डेप्थ में जानना. फिर भी आप कहोगे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं. हिजबुल्लाह इज एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विद इन लेबनान, है ना, which want to establish another Islamic fundamental state. हमास इज लाइक पैलेस्टीन अथॉरिटी का, जो पैलेस्टीनियन पीपल है उनका एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है हमास. ठीक है ना. तो जैसे पैलेस्टीन भी डिवाइडेड है, पैलेस्टीन का देयर इज वन सेक्शन ऑफ द पैलेस्टीन जिसे बोलता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एंड दे वांट टू नेगोशिएट विद द इजराइल. बट देयर इज वन सेक्शन, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं था, है ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, इसी तरीके से. ठीक है ना. तो ऐसे ही हमास उनका रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म है एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो. ठीक है. ऐसे ही एक ग्रुप बचा हाउती ग्रुप यमन में है ना. दीज आर द रेबल्स, है ना, हु आर फाइटिंग येमेनियन अथॉरिटी. ठीक है, डन. तो ये ब्रॉडर व्यू है. अभी हम देखते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का सिचुएशन क्या है. हमें इजराइल समझ में आ रहा है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू इजराइल. ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. देखिए अब ईरान का सिचुएशन क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. फर्स्ट थिंग ये है दैट इंडिया हैज अ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज विद ईरान. जो स्पाइस रूट था, है ना, ये काफी बार न्यूज में रहता है. देयर वाज अ स्पाइस रूट, है ना. आपने कभी ओल्डर स्टोरीज में भी सुना होगा कि ईरानियन के साथ इंडिया के पुराने ट्रेड टाइज थे, है ना. तो इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड टू टेक स्पाइस फ्रॉम हियर एंड सेल इट इन द ईरानियन मार्केट. तो ओल्डर सिविलाइजेशनल टाइज आर देयर.
है ना। इवन वन ऑफ दी आई थिंक लखनऊ में है ना, जो शिया मस्क है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट है आई थिंक वर्ल्ड में, है ना, जो कि इंडिया में है। इंडिया में शिया पॉपुलेशन है काफी, ठीक है ना। तो दीज हिस्टोरिकल टाइज आर देयर एंड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, इंडिया वांट्स टू, इंडिया सी ईरान एज अ क्लोज पार्टनर अगेंस्ट द पाकिस्तान, इजंट इट? वो भी तो एंगल है यहां पे, है ना। अगर आप रीजन देखेंगे, एक बार मैप ले आता हूं मैं, शायद और बेटर समझ में आएगा फिर। ये देखो, तो यहां पे है ईरान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है, और यहां हमारा डियर पाकिस्तान, ठीक है। चलो, तो इंडिया को लगता है ईरान इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन विद रिस्पेक्ट टू आवर फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? सबसे पहला एंगल ये है दैट वी वांट एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री, इजंट इट? लैंडलॉक कंट्री है। इधर हमारी वेस्ट साइड में पाकिस्तान आ गया, हु रिफ्यूज टू गिव अस एक्सेस टू द अफगानिस्तान। तो इंडिया थॉट जो हमारा आईएनएसटीसी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, दैट गोज थ्रू चाबहार, यहां पे चाबहार पोर्ट है, तो ये जो कनेक्टिविटी है जो हमें अफगानिस्तान की तरफ भी मिल रही है, सेंट्रल एशिया की तरफ भी मिल रही है ना, एंड यूरोप की तरफ भी मिल रही है ना, वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया, उसके लिए ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, है ना। पहला तो हमारा कनेक्टिविटी वाला एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल हमारा क्या हो गया? ट्रेड, ऑब्वियसली, एंड ट्रेड में एनर्जी सिक्योरिटी, इजंट इट? है ना। ऑल दीज कंट्रीज, अगर हम ईरान की बात करें तो इंडिया इज इंपोर्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम ईरान, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अंडर दीज थिंग्स, है ना, अंडर दीज इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज कल्टिवेटिंग इट्स टाइज विद ईरान। तो अब यहां पे आपको एक चीज समझनी और जरूरी है, पहले गल्फ और समझ लेते हैं फिर कंक्लूड करूंगा। अब हम गल्फ की बात करते हैं, है ना, कि यार गल्फ कंट्री का क्या चल रहा है। ये जो गल्फ कंट्री है, लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई हो गया, ऑल दीज कंट्रीज आर मॉडर्नाइजिंग देमसेल्फ। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है? इजराइल की क्या सिचुएशन थी, ये समझ में आई? दे आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद पैलेस्टीन, दैट्स व्हाई दे आर सीकिंग सपोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। ईरान की सिचुएशन समझ में आ रही है? ईरान इज फाइटिंग द वर्ल्ड, एवरीबडी विद एवरीबडी। अगर उसे कोई भी पार्टनर दिखता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है ना। इवन ईरान हैज इन द रीसेंट टाइम, आई वुड से, ईरान हैज मूव क्लोजली विद चाइना, है ना, बिकॉज ईरान अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड राइटली सो, आई बिलीव दैट इंडिया विल नेवर ब्रीच द बैलेंस ऑफ पावर इन दिस रीजन। देखिए, इंडिया बहुत ही इंटेलिजेंटली इस रीजन में प्ले कर रहा है। इंडिया अंडरस्टैंड दिस पावर डायनेमिक्स कि किसी की किसी से लड़ाई है, किसी की किसी से लड़ाई है, किसी को सपोर्ट किया तो कोई नाराज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इंडिया ऑलवेज मेंटेन नॉन आइडियोलॉजिकल, है ना, नॉन आइडियोलॉजिकल प्रेगमेटिक अप्रोच इन दिस रीजन, इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच, है ना। एंड बिकॉज ईरान इज लाइक अ नेगोशिएटिंग चिप between US and China war. That's why Iran knows this thing. China has a direct conflict with the USA, but India is a close ally of USA. तो for Iran, tell me at the world level which is the better partner? आप अगर ईरान होते तो इंडिया के साथ टाइज कल्टीवेट करते या चाइना के साथ? आप बताओ, isn't it? चाइना के साथ बिल्ड करते हैं। तो दिस इज व्हाट ईरान इज डूइंग राइट नाउ, है ना। ये बात समझ में आई? एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज बिल्डिंग इट्स टाइज इंडिपेंडेंटली विद ईरान. At the same time, India is building its ties independently with Israel. It is not taking sides in the Middle East. And at the same time, अब गल्फ स्टेट का समझते हैं. गल्फ स्टेट की एक तो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई, भाई पोजीशन समझते हैं कंट्रीज की, तब रिलेशनशिप समझ में आएगा. फॉर द गल्फ स्टेट, है ना, वन ऑफ द एजेंडा इज कि हमें we need to counter Israel. Israel is a threat to everyone. All these are Arab states ultimately, है ना, and they consider Israel as a threat in the region now. तो जो यूनिलैटरल अग्रेसिव एक्शन है इजराइल के, दैट गल्फ स्टेट नीड टू काउंटर. गल्फ स्टेट स्टेबलाइज है, दे आर प्रॉस्परस, दे वांट स्टेबल रीजन फॉर देमसेल्फ. दैट्स व्हाई दे वांट टू काउंटर अग्रेसिव इजराइल एंड दे बिलीव दैट इजराइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूएसए. That's why they have close partnership with USA, and along with that they have some economic requirement. सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट भी है. इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट क्या है? राइट नाउ द अरब स्टेट आर मूविंग टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब
their economy is dependent upon oil and natural gas energy, and they understand this thing कि 50 years 100 years बाद का जो world है, it will not be a world dominated by fossil fuel, isn't it? It will be a world which is much more diverse. So they want to move away from oil and natural gas. So they are searching for economic partners in this diversification. And who is that economic partner? India. So in that context, India और गल्फ कंट्रीज का भी रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है कि दे आर वेरी गुड पार्टनर, है ना, इकोनॉमिक पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूएई से बहुत ज्यादा. ठीक है, समझ में आया? यहां तक कहानी समझ में आई? यस और नो? और एक्चुअली कहानी बस इतनी ही है.